नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दैनिक समाचार विश्लेषण के इस प्रोग्राम के तहत आज के द हिंदू अखबार में प्रकाशित एक खबर को माध्यम बनाते हुए हम कुछ चर्चा करेंगे, जहां पर ये आर्टिकल छपा है जिसमें बताया है कि अ जीएम क्रॉप डिसीजन दैट कट्स द मस्टर्ड। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू हैं और क्या चीज़ें हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, और कुछ डेटाज भी बता रखे हैं यहाँ पे। उन डेटा को हम लिखेंगे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, और कुछ शॉकिंग चीज़ें भी हैं वो भी बता रखी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कोई विद्यार्थी पहली बार अगर हमारे चैनल पर आया है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके, जिससे आपको आगे आने वाले समय में ऐसा कंटेंट जो है वो मिलता रहे। बहुत बेसिक से हम चीज़ों को समझेंगे। एक बच्चा जो बिल्कुल जीरो लेवल का नॉलेज लेकर आया है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोब्स के बारे में, वो भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के जाएगा। ठीक है, जीएम क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझेंगे, समझना है इसे। जैसे आपने सुना होगा, हमने एक जीव इजाद किया था, उसका नाम है खच्चर। ठीक है, ये खच्चर का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, अब ये खच्चर क्या है सर? ये खच्चर है, इसके अंदर दो जानवरों के गुण मिलाए गए हैं। एक तो है गधा, जो है उसके गुण मिलाए गए हैं, और दूसरा जो जीव है उसे हम कहते हैं घोड़ा। इन दोनों के जीन्स को मिलाकर फिर क्या बनाया गया है? खच्चर बनाया गया। मतलब ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हुई है किसी लैब के अंदर, जहां पर हमने ये जेनेटिकली मॉडिफाई करा है एक जीन को दूसरे जीन से। समझना इस बात को। अब जीन्स क्या होते हैं ये समझना। जैसे मानो ये एक इंसान का शरीर है, ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है। ठीक है, एक न्यूक्लियस है जो नॉर्मली होते हैं, सभी में होते हैं। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस हो गया। इसको थोड़ा और डेप्थ में जाए तो इसी न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर फिर होते हैं डीएनए। क्या होते हैं? डीएनए। और इन्हीं डीएनए, जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और यहां पर इसका एक छोटा सा पार्ट आप कह सकते हो जिसे हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। और ये जो जीन है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? एक जानवर के अंदर या एक इंसान के अंदर, किसी एक फसल के अंदर कोई भी एक लक्षण है उसके लिए एक जिम्मेदार, एक जीन जो है वो जिम्मेदार होता है। तो समझना, इसे तो हमने क्या बोल दिया? जीन। क्या बोला है? जीन। और जब आप बोल रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, का मतलब होता है आनुवांशिकी तौर पे अगर हम कोई फसल को, कोई जीव को रूपांतरित करते हैं किसी और स्तर में, जैसा हम उससे अपेक्षा रख रहे हैं, जो क्वालिटीज हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जीएमओ। अब ये तो तरीका हो गया सर, जब हम किसी जीव के अंदर ये परिवर्तन करते हैं। मतलब एक जीव के अंदर परिवर्तन ऐसा किया जा सकता है, एक जीव के जीन जो है वो दूसरे जीव के अंदर जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो हम जो एक अपेक्षित लक्षण की उम्मीद कर रहे हैं वो हमें उसके अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे देखना। अब यही काम, यही प्रोसेस जब हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, और वो जो जीन है वो एक जीव के अंदर किसी एक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। और मानो ये एक लक्षण है, वो हम किसी और जीव में अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, और इसका हम फिर ट्रांसफर किसी और जीव के अंदर करते हैं, जीन का। ठीक है, ये प्रोसेस है, पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। तो उसे हम कहते हैं जेनेटिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और फिर वो लक्षण उसके अंदर आ जाएगा तो फिर वो बन जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखना, यही बात जो है, ये चीज जो सेम है वो फसल के ऊपर भी अप्लाई होती है। ठीक है, किसके ऊपर अप्लाई होती है? फसल के ऊपर। जैसे हम देखते हैं कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको कीटों से बहुत ज्यादा खतरा होता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ फसलें जो है वो तापमान के प्रति, टेम्परेचर के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुछ फसलें ऐसी होती है जो कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर उनको उगाया नहीं जा सकता, और अगर उगाने का प्रयास होता है तो वो उतना सफल तरीके से अपना प्रोडक्शन नहीं दे पाते। ऐसे तमाम कारण होते हैं। इन वजह से क्या होता है, फसल के अंदर भी हम कुछ ऐसे जीन्स समाहित करते हैं जिससे वो तापमान को अच्छे तरीके से सह सके, प्रॉपर एक क्लाइमेट के जो भी इफेक्ट होते हैं उनको वो फेस कर सके, साथ ही में इंसेक्ट्स जो हैं उनसे वो बच सके। ऐसे गुण हम डालने का उसके अंदर प्रयास करते हैं। सिंपल टर्म्स के अंदर ये है। अब समझते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है, अब जैसे इंडिया के अंदर जो पहली एक्सेप्टेड वेरिएंट है हमारा फसल का, बीटी कॉटन को हमने अप्रूव कर रखा है और इसका प्रोडक्शन आज भी हो रहा है। ठीक है, इसके बाद समय समय के ऊपर अलग अलग फसलों के ऊपर भी इसे ट्राई करा गया। जैसे आज भी हम देखते हैं, हम टमाटर की बात करें, टमाटर की जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा बढ़ गई है, वो कुछ समय ज़्यादा चलता है। ठीक है, ये परिवर्तन जो है छोटे छोटे स्तर पर होते रहते हैं, लेकिन ब्रॉड लेवल पर अगर ऐसा कोई चेंज करना है तो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, और वो परमिशन यूजुअली मिलती रही है। अब बीटी कॉटन को परमिशन तो क्यों मिली है? उसका कारण है, ये कमर्शियल क्रॉप है, एक वाणिज्यिक फसल है, इसे हम खाते नहीं है। ठीक है, अब खाते नहीं है तो इसका मतलब है स्वास्थ्य के ऊपर इसके जो प्रभाव है वो थोड़ा कम है, तो इस वजह से इसे पूरे तरीके से इजाजत मिल रखी है, ये इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। हाल ही में जैसे हम देखें, अभी सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, वो चल रहा है मस्टर्ड, है ना, सरसों जो है उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। आज हम उसी को लेकर बात करने वाले हैं, क्या क्या इश्यू जो है वो राइटर हमारे सामने उठा रहे हैं। ठीक है, देखना, इस आर्टिकल को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात ये कहते हैं, जैसे अभी हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019 आई है,
ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019। 2019 की इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, बहुत मुश्किल है, जैसे जो हमारे एसडीजी के टारगेट हैं उसके तहत 2030 तक हमें वो टारगेट हासिल करने हैं। 2030 तक जो टारगेट हासिल किए जाने हैं उन्हीं में से एक लक्ष्य हमारा कि पूरे देश को हम हंगर से मुक्त करें, मतलब भूखमरी की समस्या जो है उससे हम निजात पाए। और भूखमरी की समस्या 2030 तक अगर हमें उससे मुक्ति पानी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारी खाद्य सुरक्षा जो है, हमारी पोषण की सुरक्षा है, उसे सुनिश्चित करें। और उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास फसलों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहे। इस पूरे आर्टिकल के अंदर आप देखेंगे कि राइटर सपोर्ट करता है इन चीजों को कि हमें कहीं ना कहीं पे जीएम फसलों की तरफ जाना पड़ेगा अगर हमें हमारी एनर्जी डिमांड है उसको पूरा करना है, हमारी जो फूड्स की डिमांड है, जो क्रॉप्स की डिमांड है उन्हें पूरा करना है, तो फिर हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा। जैसे एक बार कहा था, नॉर्मन बोरलॉग का नाम जरूर सुना होगा आपने, वैश्विक हरित क्रांति जो है उसके जनक माने जाते हैं। कई बार इसका विरोध होता है कि हमें जेनेटिकली फसलों को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्गर टर्म्स के अंदर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इसके कुछ बुरे प्रभाव देखे जा सकते हैं। साथ ही में जो मृदा का स्वास्थ्य है, जिस सॉइल के अंदर आप उसे उगा रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी जो है, उसका उपजाऊपना है, वो खत्म हो सकता है। ऐसे कंसर्न्स डे बाई डे लोग उठाते रहते हैं। लेकिन नॉर्मन बोरलॉग इसके संबंध में एक बार एक बात करते हैं कि बेहतर है एक इंसान जीएम की फसल खा के मरे बजाय इसके कि उसे कुछ भी खाने को ना मिले। अगर हमारे पास कुछ खाने को नहीं रहेगा तो ये एक बड़ी समस्या है। तो पहले जैसी भी हो, एक बार के लिए भले उसमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है पर कम से कम खाने को तो कुछ मिले। ये बात कौन करता है? नॉर्मन बोरलॉग साहब करते हैं। ठीक है, आगे देखना है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स को उठाते हैं। अगर 2030 के तक हमें ये जीरो हंगर जो है उसका टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए हमें हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो 1960-70s के अंदर आया था। उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है उसके अंदर बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। और ये इंक्रीमेंट क्यों देखने को मिला था? क्योंकि हमने भी वहां पर कुछ हाई क्वालिटी के जीन्स बीज जो है, सीड्स है, उनका उपयोग किया था। तो क्यों ना हम वो चीजें यहाँ पर अप्लाई करें। और हमारे पास अगर कोई राइट नाउ इफ वी डोंट हैव एनी इन्वेंटेड जीन, सो वी हैव टू मॉडिफाई दैट। हमें उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उस स्तर पे आना जहां पर हम हमारे प्रोडक्शन को अच्छा बना सके। अब कुछ मोर क्रॉप्स अंडर जीएम के अंदर आप देखते हैं, लगभग 72 कंट्रीज ऐसी हैं जो आज पूरे तरीके से जीएम के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अंदर आप कुछ कंट्रीज का नाम भी देखेंगे यहाँ पे, जैसे अर्जेंटीना है, ब्राजील है, कनाडा है, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो आज जीएम जो है उनके ऊपर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे सबसे ज्यादा तरक्की इसमें मेज, सोयाबीन, कॉटन और कैनोला की फसल के अंदर कुछ तरक्की देखी गई है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो राइटर करते हैं इसके संबंध में, ये कंसर्न का विषय है हम सभी के लिए भी। जैसे इन्होंने कुछ डेटा दिए हैं यहाँ पे। राइट नाउ अगर हम सरसों के प्रोडक्शन की बात करें हमारे देश के अंदर, वो लगभग 8 से 6, 7, 8 के बीच में मिलियन टन में इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और वहीं पे हमारा कंजम्पशन है वो लगभग 25 से 26 मिलियन टन रहता है। एग्जैक्ट डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे इन्होंने बताया है कि 25 मिलियन टन की तो हमको आवश्यकता है और हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है 8.5 मिलियन टन का। अर्थात एक ऐसा देश जिससे 25 मिलियन टन सरसों के तेल की आवश्यकता है। ठीक है, और उसका खुद का प्रोडक्शन वो 8.5 मिलियन के आसपास है। तो इसका मतलब है कि वो देश पूरे तरीके से आयात पर निर्भर है। मतलब हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से वो चीजें मंगा रहे हैं। तो इंपोर्ट से फिर हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो हर बार कहीं ना कहीं पर बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम कैसे कम करें? उसके लिए जरूरत है कि हमारे ही कंट्री में मास लेवल पर हम ऐसा प्रोडक्शन करें, ऐसे बीजों का इजाद करें जिस वजह से हमें प्रोडक्शन के अंदर अच्छी ग्रोथ मिले। ठीक है, ये समझना। इसके बाद कुछ और चीजें ये बताते हैं। ऑन अक्टूबर 25, 2022 द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो है उसने इन्वायरमेंट, यहाँ पे अभी हाल ही में जिस फसल की बात हो रही है वो DMH-11 की बात है। DMH-11 जो कि सरसों का मॉडिफाइड वर्जन है। इसके संबंध में बात करते हैं कि थोड़ा सा अगर इसे कंसेंट मिल जाती है तो आगे आने वाले समय में हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, हमारी आयात के ऊपर जो निर्भरता है, उसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अब पूरा इसको अच्छे से समझेंगे हम क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। और आते हैं यहाँ पे, क्या होती है जीएम फसलें? ये फसलें वे होती है जिन कृत्रिम रूप से संशोधित किए जाते हैं, जिनसे एक प्रजाति के विशिष्ट गुणों को सामान्य फसलों में समाहित कर उनकी उत्पादकता, खरपतवार से सहिष्णु, रोग व ताप से लड़ने की क्षमता, पोषक सुधार जैसे कार्य किए जा सकते हैं। मानो एक फसल कोई ऐसी है जो आप देखते हैं कि जहां पर खरपतवार, जैसे सरसों के अंदर आज हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? वो समस्या है खरपतवार की समस्या। मतलब जहां कहीं पे सरसों का प्रोडक्शन होता है वहां पर खरपतवार, वो सारा चारा जो अनावश्यक एक फसल के साथ उगता है उसे हम कहते हैं खरपतवार। ठीक है, अब सरसों की फसल के साथ खरपतवार का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो क्यों ना हम उसको थोड़ा कम करके प्रॉपर सरसों जो है वो वहां पर उगाया जाए। एक समस्या ये है सरसों के साथ। तो ऐसा कोई हम जीन डेवलप करें, उसके अंदर ऐसा कोई बीज हम उसका बनाए जिससे वो खरपतवार जो है उससे वो थोड़ा सहिष्णु बन जाए, वहीं पर उसके अंदर रोग और ताप से लड़ने की क्षमता आ जाए और साथ में उसका जो पोषण स्तर है उसका भी सुधार हो जाए। ठीक है, ये ऐसी कुछ क्वालिटी से एक फसल के अंदर डाली जाती है तो उससे थोड़ा सा उसका बीज जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए, तो उसका उपयोग जो है वो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। जैसे ये प्रोसेस यहाँ पे बता रखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। रिसर्चर्स आइसोलेट अ जीन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से हम क्या करते हैं, एक जीन को बाहर निकालते हैं जो लक्षण हमें चाहिए, ठीक है, दैट हैज द ट्रेट दे वांट टू इम्पार्ट टू अ प्लांट, और उसके अंदर वो गुण है जो हम किसी और प्लांट के अंदर कहीं ना कहीं पर लाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब सिंगल जीन इज आइसोलेटेड एंड मॉडिफाइड, एक सिंगल जीन है उसे बाहर निकाला जाता है और उसे मॉडिफाई किया जाता है। दूसरा क्या है, मेनी कॉपीज ऑफ द जीन आर इंसर्टेड इनटू प्लांट सेल्स एंड इंड्यूस्ड टू ग्रोथ, और उसके बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज को उस प्लांट के अंदर डाला जाता है जहां पर हम वो अपेक्षित गुण चाहते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसे ग्रो किया जाता है। सीड्स फ्रॉम मैच्योर प्लांट्स आर स्टडीड सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके बाद इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जो बीज उगते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया जाता है और ये देखते हैं फिर क्या इसके अंदर वो गुण विकसित हो गए हैं जो गुण हमने उसकी अपेक्षा करी थी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कैसे बनाई जाती है एक जीएम फसल, तो उसको हमने देख लिया। इसके बाद भी आप ये पढ़ जरूर लें। सबसे पहले वैज्ञानिक ऐसे गुण की तलाश करते हैं जो वो पौधे में चाहते हैं, जिस तरीके का गुण वो उसके अंदर देना चाह रहे हैं। जैसे कपास के पौधे में किसी खास कीट या रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करना, पहले बहुत ज्यादा समस्या थी हमारे पास। बीटी कॉटन हमने जो डेवलप करा उसके पीछे कारण यही था, इंसेक्ट से उसके बहुत ज्यादा खतरा होता था। तो इंसेक्ट से हमने उसके अंदर एक ऐसा जीन ट्रांसफर करा, तो उससे क्या हो गया कि अब वो इंसेक्ट से लड़ने के लिए सक्षम हो गया, और उसकी उसी सक्षमता से हम देखते हैं कि आगे आने वाले वर्षों के अंदर उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ और जो कीटों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा था वो धीरे धीरे कम होता गया। सो दैट वाज द थिंग, है ना। आगे देखते हैं, ताकि कीटनाशक का ज्यादा उपयोग न करना पड़े। इसके बाद वैज्ञानिक ऐसे जीव पौधे या बैक्टीरिया का पता लगाते हैं जिसमें उस खास कीट या रोग से लड़ने की क्षमता पहले से मौजूद हो। फिर वैज्ञानिक उस जीव पौधे या बैक्टीरिया से जीन को निकालते हैं और उसे उस पौधे कपास के डीएनए में डाल देते हैं जिसे वे कीट रोधी बनाना चाहते हैं, ठीक है। डीएनए में उसको ट्रांसफर किया जाता है। जैसे मानो एक जीव है ए, ठीक है, और वहीं पर मानो एक फसल हो गई है और एक ये फसल हो गई बी, ठीक है। अब ये जो बी है, आप इसे कहीं मरुस्थल में भी अगर आप उगाते हैं तो ये उग जाती है, समझना इस बात को, ठीक है। और वहीं पर ये ए फसल है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, फर्टाइल लैंड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसके अंदर वो गुण नहीं है इस ए के अंदर जिससे वो एक थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो उग सके, ठीक है। अब इस बी के अंदर ऐसी कोई ना कोई क्वालिटी है, तो इसके डीएनए से वो जीन निकाला जाएगा जो इसके लिए जिम्मेदार है कि वो उसे किसी भी तरीके की लैंड के ऊपर प्रोड्यूस कर सकता है खुद को, ठीक है। तो वो जीन निकाल के फिर हम किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, इस ए के अंदर करेंगे। सो दैट इज द थिंग। और इससे क्या बनेगा फिर, अब ये जो नया जो हमारे पास एक सी प्रजाति आएगी ना, उसके अंदर फिर क्या होगा, इसका गुण ये हो जाएगा कि किसी भी तरीके के क्लाइमेट के अंदर अपने आप को मैनेज कर सकता है। तो वो हमने इसके अंदर डाल दिया, फिर हमारे पास ये सी बन गया। तो इसके अंदर एक ही क्वालिटी तो है ही, लेकिन सी से हमने एक जीन इसके अंदर डाल दिया तो फिर वो उसे किसी भी तरीके के क्लाइमेट के अंदर क्लाइमेट रेजिस्टेंट बना सकता है, ठीक है। तो वो हमने बना लिया फिर एक नई तरीके की फसल, ठीक है। इसके बाद लैब में उस पौधे को ग्रो होने दिया जाता है। यदि पौधा कीट रोधी बन जाता है तब उसे ग्रीन हाउस में और फिर छोटे खेत में, इसके बाद फिर आखिर में बड़े खेत होम गार्डन में उगाया जाता है। इस तरह जीएम बीज जो है वो लैब में तैयार होते हैं और इनका जो प्रोडक्शन होता है, जिस तरीके से सीड्स को बनाया जाता है वो एक लैब में होता है। फिर लैब में जब उस तरीके का बीज वो बना लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, जैसे कहीं पे पास में होम गार्डन है या फिर उस लैब के आसपास ही कहीं पर हम उसको उगाने का प्रयास करते हैं उस तरीके की सॉइल में। और जब हम देखते हैं उसके बीज वगैरह आ जाते हैं तो क्या हमने जो रिजल्ट्स की अपेक्षा करी थी वो हमें मिल गए हैं या नहीं, उन चीजों की बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जीएम फसलों के लाभ क्या क्या है। अगर आपने कोई जीएम फसल बनाई है तो सबसे पहली बात तो ये कि हम पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन हमें हो सकता है, ठीक है। और कीटनाशकों का कम उपयोग, क्योंकि आपने उसके जीन के अंदर ही चीजों को परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। अब जैसे कुछ फसलें ऐसी भी होती है जिनको ज्यादा नहीं पर कम से कम 20 बार 30 बार 40 बार कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है जब उनको उगाया जाता है उस समय। आपने अगर उसके केंद्रक में ही बदलाव कर दिए, उसके डीएनए में बदलाव कर दिए, इसके बाद उसे कीटों से कोई खतरा ही नहीं है, तो जो आपकी लागत है, जो कीटनाशकों के छिड़काव की लागत है, वो भी थोड़ा कम हो जाएगी अगर हम इस तरीके से करें तो। और साथ ही में पोषण सामग्री जो है उसको भी हम उन्नत कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा गोल्डन राइस का नाम, ये राइस का एक तरीके से जीएम ग्रुप है। इसमें क्या होता है, जो विटामिन ए की पहले जो मात्रा थी पहले वाले चावल में, वही मात्रा उसकी दोगुनी आप कहीं ना कहीं पे प्राप्त करते हैं गोल्डन राइस के अंदर। तो ये भी क्या है, जीएमसी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ग्रुप है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कुछ और चीजों के बारे में। जैसे जीएम फसलों के अब कुछ नुकसान भी है, वो क्या है, देसी बीजों की तुलना में जीएम बीज से प्राप्त उपज कम स्वादिष्ट होती है। सबसे पहली बात तो जो उसका ओरिजिनली टेस्ट है वो टेस्ट फिर नहीं रहता अगर आपके जीन के साथ किसी तरीके का आप छेड़छाड़ उसके अंदर करते हैं तो। सेकंड बात है, जीएम बीज जो है वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अभी भारत में केवल रुई जो है, कॉटन है, उसकी जीएम सीड से खेती की जाती है और कोई भी जीएम बीज भारत में अभी उपलब्ध वर्तमान में नहीं है। हर बार इस्तेमाल करने के लिए नए जीएम बीज खरीदने पड़ते हैं। देसी बीजों की तुलना में जीएम बीजों को अधिक समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। और जीएम बीजों से प्राप्त उपज को खाने से शरीर में एलर्जी जैसे कुछ रोगों के होने का खतरा भी रहता है, तो मतलब इसके स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा आर्टिकल में किस तरीके के कंसर्न्स को उठाया गया है राइटर के द्वारा। फिर हमने देखा जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं और जीएम ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो भी हमने समझा। इसके बाद उसके फायदे क्या क्या है, तो हमने देखा कि कुछ प्रोडक्शन के अंदर अच्छा इंक्रीमेंट किया जा सकता है। वहीं पर हम देखें पोषण जो है उसका स्तर थोड़ा सुधारा जा सकता है। अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स हैं
उनसे हम थोड़ा उन्हें बचा सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। भारत में इस संबंध में अब नियामक संस्था कौन सी है? भारत में वो कौन सी संस्था है जो किसी फसल के जेनेटिकली इंजीनियरिंग काम करने का आपको परमिशन दे, ठीक है, और किसी तरीके का आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो टेस्ट करने के लिए भी आपको परमिशन देनी पड़ेगी। साथ में अगर कोई अप्रूवल देना है, चलो भाई ठीक है ये फसल ठीक है, इससे हमें किसी तरीके का आगे आने वाले समय में नुकसान नहीं होने वाला है, तो ये एजेंसी है, उसका नाम है बायोटेक नियामक जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, ठीक है। इसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग एवेल्युएशन कमिटी, ये इसका नाम है, ठीक है। जीई असेसमेंट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एवेल्युएशन नहीं होगा, असेसमेंट। देख लेना इसका नाम और भी थोड़ा यहाँ पे एक ही जगह पे असेसमेंट है या फिर कुछ और है, ठीक है। तो ये बात हम देखते हैं कि ये जो है वो एक प्रमुख संस्था है जो इन चीजों को देखती है। और समिति पर्यावरण और वन मंत्रालय के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है। ये निकाय कौन सा है? तो ये वैधानिक निकाय है जिसे कानून के तहत बनाया गया है, और ये किसके अंडर में आता है? तो फिर वन मंत्रालय का जो अधिनियम है उसके बिल्कुल अधीन इसे बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब इसके बाद भारत में जीएम फसलें अभी तक कौन कौन सी विकसित हो गई थी? तो बीटी कॉटन जो है उसका डेवलपमेंट हुआ, और बीटी कॉटन आज भी पूरे तरीके से वैलिड है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन फिर बीच में बीटी बैंगन जो है वो बनाया गया था 2007 में। जीईएसी ने बीटी बैंगन की व्यावसायिक रिलीज की सिफारिश की, जिसे धारवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज और तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के सहयोग से महीको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि इस पहल को 2010 में अब इसे क्या कर दिया गया? अवरुद्ध कर दिया गया बीटी बैंगन। क्यों? क्योंकि बैंगन जो है वो हमारे खाने में आता है, और कॉटन जो है वो कमर्शियल क्रॉप है, तो हम नहीं चाहते किसी तरीके के नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो हेल्थ के ऊपर हो। और अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, जीएम सरसों की बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा चीजें देख लें। दारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये इसका पूरा नाम है, या डीएमएच 11, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन और साथ में क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित सरसों की आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म है, ठीक है। ये सारा कंटेंट था जहां पर आपको बेसिकली हमने साइंस के तरीके से बात नहीं करी, हमने इस पे बात करी है। नॉर्मली एक बच्चा जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग इस बारे में कम है, तो वो उसे कैसे समझ सकता है, ठीक है। तो जीएम फसलें क्या होती है वो देखा हमने, साथ में भारत में कौन कौन सी जीएम की फसलें हैं वो देखा। इसके बाद हमने देखा कि जीएम फसलों को बनाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि इसके किस किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं। आई होप सो कि ये जो फंडामेंटल्स है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। आगे आने वाले समय में, क्योंकि जीएम क्रॉप्स के ऊपर एक बहुत बड़ा लेक्चर भी मैं लेकर आने वाला हूँ, जहां पर हम सारी चीजों की बात करेंगे, उसकी तरक्की किस तरीके से हुई है, आज तक हमने क्या क्या ऐसा डेवलपमेंट है। जैसे ये बीटी बैंगन आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर कई बार प्रतिबंध लगाया है, वापस कोशिश करते हैं वो उसका परमिशन लाने की, और धीरे 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 2014 में एक और डिसीजन आया इसका, 13 के अंदर वापस प्रतिबंध लगा। ऐसी कुछ चीजें जो है वो बीटी बैंगन के बारे में भी है। सो देयर इज अ लॉट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और हमने अभी प्रयास करिए उस आर्टिकल के कुछ फैक्ट्स को लेकर, और साथ में जीएम फसलें क्या होती है उन चीजों को हमने क्लियर करा है, ठीक है। नमस्कार साथियों, मिलते हैं एक बार फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।